वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। कल से लेकर आज तक अगर एमएमए की दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट बात हुई है तो वो आपको 5 मिनट में पता चल जाएगी। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरे पास और कुछ हो ना हो नॉलेज है, और ये मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, और अगर नहीं है तो 4 गालियाँ भी दिए दीजिएगा और अनसब्सक्राइब भी करेगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दिया है। वैसे तो मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता था कि फ्रांसिस नगानू और एंथनी जोशुआ की जो फाइट हुई है, वो सॉरी, फाइट नहीं हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में। बट मैं उसका डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर से, 1-2 दिन में, है ना। अभी अपना जो सारा का सारा जो ध्यान है वो UFC 297 में है। पर आप अगर मेरे चैनल के मेंबर हैं तो आपको ऑलरेडी फ्रांसिस नगानू वाला वीडियो मिल गया होगा। काफ़ी लंबा वीडियो है, 15-16 मिनट का, जो मेंबर्स के लिए मैंने अभी ओपन कर दिया है। अगर आप चाहें तो मेंबर बन के देख सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग स्टूडेंट हैं। वैसे तो मेंबरशिप 70-80 रुपये की है, सब अफोर्ड कर सकते हैं, बट अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों में मैं सबके लिए अवेलेबल करा दूंगा, है ना। पर मेंबर्स के लिए मैं पहले अवेलेबल कराता हूँ। तो फ्रांसिस नगानू की बात अपन बाद में करेंगे। हम दूसरी खबरों की तरफ चलते हैं, और खबरों की शुरुआत UFC 297 से जुड़ी खबरों के साथ करें। भाई ऐसा है कि ये जो खबर है, ये खबर जो है हमजद चिमायब से जुड़ी हुई है। हमजद चिमायब का मानना है कि वो नंबर 1 कंटेंडर है, और इन दोनों में से जो जीतेगा वो उससे फाइट करेगा। उधर उधर जो खबरें चल रही हैं, न्यूजीलैंड से जो खबरें आ रही हैं, उनके उनको देख के ऐसा लगता है कि इजराइल अदेसानिया का ये मानना है कि इन दोनों में से जो जो जीतेगा वो उससे फाइट करेगा। मेरा मानना है कि इजराइल अदेसानिया के चांसेस टाइटल के लिए फाइट करने के ज़्यादा हैं हमजद चिमायब के मुकाबले। इसके दो कारण हैं। हमजद चिमायब मेरे हिसाब से अभी डिज़र्व नहीं करता है टाइटल शॉट, और एक आध और फाइट करनी होगी उसको कोई जेन्युइन मिडिल वेट से, उसके बाद वो डिज़र्व करता है। पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, सिर्फ टैलेंट ही इंपॉर्टेंट अगर होता ना तो बहुत से लोग चैंपियन होते और बहुत से नहीं होते। टैलेंट नहीं होता है इंपॉर्टेंट, दूसरी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें। एक तो बात ये होती है कि आप कितना माइक में कितना अच्छा हो, कैरिज्मेटिक कितने हो। ये बात में हमजा चमायब बहुत आगे है, हमजा चमायब की अपनी फॉलोइंग है। बट एक बात जो दिक्कत करती है हमजा चमायब को, वो काडिरोव से जो उसके रिश्ते हैं वो दिक्कत करते हैं। अब आप में से कुछ लोग जो कि इंग्लिश मीडिया की कॉपी करने वाले हिंदी यूट्यूबर को देखते होगे तो वो कहेंगे काडिरोव ना यार डिक्टेटर है, और इतने लोग की मौत का जिम्मेदार है, उतने लोग की मौत का जिम्मेदार है। मैं आपको बताऊं दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत के जिम्मेदार कौन होते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है। जो बाइडेन जितनी मौत का जिम्मेदार है, उससे 10% मौत का जिम्मेदार भी नहीं है दुनिया का कोई भी आदमी। इससे पहले बराक ओबामा जितनी मौत का जिम्मेदार था, उससे 5% भी किसी मौत का जिम्मेदार नहीं था दुनिया का कोई आदमी। ये बात अलग है कि ट्रंप वर्ल्ड क्लास हरामी आदमी था, पर बहुत कम मौतों का जिम्मेदार है। कहने का मतलब ये है कि कार्डिराव के साथ अगर आपकी फोटो आ गई हमजद चिमायव की, तो उसको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा है। बट अगर जो बाइडेन के साथ किसी की फोटो होगी ना, तो लोग बोलेंगे वाह यार भाई, फ्रेम करा लो इसको। फर्क है दोनों में। क्योंकि कार्डिराव के जो फाइटर हैं, जो लोगों को मारते होंगे, तो वो लिटरली ऐसे ही जाके मार दिए। अमेरिका वाले स्मार्ट हैं, राइट, उनके पास ड्रोन है, वो समझ रहे हो। अगर आप तलवार से मारोगे तो आप खूनी दरिंदे और जल्लाद हो, है ना। अगर ऊपर से बम गिरा के मारोगे तो आप सिविलाइज्ड हो। तो खैर, ये बकर मैं आगे बढ़ गया। बट सिंपल सी बात यह है कि कादिराव के रिश्ते की वजह से थोड़ी मुश्किल है आपके हमजद चिमायब को अमेरिका का वीज़ा मिलने में, है ना। और जो अमेरिका का वीज़ा नहीं है ना, इस वजह से वो जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इसीलिए मेरे को लगता है कि चांसेस हमजद चिमायब के कम है टाइटल शॉट मिलने के। ठीक है। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट राइट नाउ वी डोंट सी इट एज इट। ओके। अगली खबर एलेक्स पेरेरा से जुड़ी हुई है। एलेक्स पेरेरा ने लगभग कंफर्म कर दिया है कि उसकी अगली फाइट जमाल हिल से होने वाली है। वैसे तो हम सभी को पता है, जो भी इस चैनल को देख रहा है, और आप में से ज़्यादातर लोग जो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं खबरों के हिसाब से, उन सबको पता है कि अगली फाइट जो है जमाल हिल वर्सेस एलेक्स पेरेरा की है। बट फिर भी मागामेड अनकलायव ने जो बीच में थोड़ा बहुत यू नो गड़बड़ की कहते हैं इस डिवीज़न में, तो थोड़े बहुत लोग स्पेकुलेट करने लगे थे कि शायद जमा एलेक्स पेरेरा और आपके एलेक्स पेरेरा और मागामेड अनकलायव की फाइट होगी। मेरा मानना है कि मागामेड अनकलायव को टाइटल शॉट मिलेगा इन दोनों में से जो जीतेगा उसका।
और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कोई हरा सकता है एलेक्स पेरेरा को इस पूरी लाइट हैवीवेट डिवीज़न में, तो उसका नाम है मागोमेडकनगलाव। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर जमाल हिल जीतता है ना तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर एलेक्स पेरेरा जीतता है ना तो जो इजराइल अदेसानिया वाली जो बोगी है ना, वो आ जाएगी दोस्त, है ना, वो आ जाएगी, क्योंकि ईगो इजराइल अदेसानिया में भी है। ठीक है। एनीवेज, देखते हैं, इंटरेस्टिंग हो रही हैं चीज़ें। आपको नहीं लगता कि जब से जॉन जोन्स इस डिवीजन से गया है तब से अफरा तफरी मची हुई है, ना कोई चैंपियन रुक पा रहा है यहाँ पे, ना कोई कंटेंडर रुक पा रहा है यहाँ पे। दो दो बार ऐसा हो गया कि चैंपियन को विकेट करना पड़ा। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि मुझे जो यूएफसी के जो फाइटर है उनके यूट्यूब चैनल, हेनरी सगुटो जो है बहुत इंटेलिजेंट है। बाकी ये जो बकचोदी करते रहते हैं इनके चैनल देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूएफसी के फाइटर हैं, यूएफसी के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं। आप मान लीजिए कि आप एक कार कंपनी, आप ना एक कार के जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, आपका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप कारों की बात करते हैं, ठीक है ना, पर टाटा में आपका बाप काम करता है तो आप उसके खिलाफ तो बोलोगे नहीं, या आप खुद काम करते हो तो उसके खिलाफ तो बोलोगे नहीं। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। पर फिर भी अल्जमेन स्टर्लिंग के पॉडकास्ट में क्रिस वाइडमैन ने कहा कि हबीब को देख के उसको ऐसा लगता है कि उसको भी अनडिफीटेड रिटायर हो जाना चाहिए था। क्या वो अनडिफीटेड रिटायर हो जाता तो मुझे खुशी होती यार। आज ना हम जिस क्रिस वाइडमैन को याद रखते हैं ना, वो क्रिस वाइडमैन नहीं है जिसको मतलब हम लोगों ने देखा था कि एंडरसन सिल्वा की स्ट्रीक तोड़ना और फिर बार बार डिफेंड करना अच्छे खासे लोगों के खिलाफ। पर ये तो लाइफ है ना, हम कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, लाइफ इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी इज़ अ डिफरेंट थिंग। स्टैंड अप कॉमेडी का एक होता है कि लिविंग ऑन द टॉप, आपको जब लगता है ना सबसे बेहतरीन हंसी आई तो आप स्टेज छोड़ के चले जाते हो। ठीक वैसे ही बहुत ही कम और किस्मत वाले लोग होते हैं जो हबीब जैसे होते हैं, मेहनती तो है ही हैं, टैलेंट है ही है, जो अपने टॉप पे छोड़ने की कोशिश करते हैं और छोड़ के जाते भी हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप टॉप पे हो। क्रिस वाइडमैन को 3 डिफेंस के बाद थोड़ी ना पता था कि ये उसका टॉप है जो वो चला जाता। उसको तो यही लग रहा होगा ना कि अभी टॉप बाकी है। अगर वो लूक रॉकहोल्ड के खिलाफ वो बेवकूफ़ी भरी गलती नहीं करता तो उसका टॉप तो अगला था, है ना। और फिर उसको जो रीमैच मिला था, अगर वो रीमैच में जो है गलती से माइकल बिस्बिंग के पास नहीं चला जाता तो टॉप तो वो भी हो सकता था। तो आपको कैसे पता कि क्या आपकी ज़िंदगी का टॉप था जहाँ पे आप छोड़ के चले जाते। हाँ, अगर आपने पहले से तैयार करके रखा है रोड मैप कि आप 29 फाइट के बाद, 30 फाइट के बाद, 15 फाइट के बाद चले जाओगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट लिविंग ऑन द टॉप इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड वेरी फ्यू पीपल कैन डू इट। अगली खबर दोस्त ये है कि चीतो वेरा का कहना है कि अगर वो जीता तो वो कोरी सैंडहैगन से फाइट करना चाहेगा, उसको अपनी जो लॉस है वो वापस चाहिए। मेरी ना इन सब लोगों को एक सलाह है, पहले जीत जाओ फिर बताना कि जीते तो क्या करोगे, है ना। क्योंकि देखो, अभी तो सब आपकी बात सुनेंगे और मीडिया वालों का क्या काम है, वो तो माइक आपके पिछवाड़े में नहीं, आपके मुंह में ठूस के कोई ना कोई क्वेश्चन करना ही चाहेंगे। बट जब आप कहते हो ना कि मैं अगर जीता और इससे फाइट करूंगा, तो आप 2 चीज़ें कर रहे हो। पहली, आप जो सामने वाले जिससे आप फाइट करने जा रहे हो ना उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। दूसरा, कम से कम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो तो डिसरिस्पेक्टफुल तो आप हो ही ना उसके प्रति। दूसरी बात कि जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर हार गए तो दुनिया मजाक उड़ाएगी कि आप हार गए और फिर आप बोल रहे थे कि इससे फाइट करना चाहते थे आप जीतने के बाद। तो पहले जीत जाओ। मैंने कई फाइटर को देखा कि वो इस क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं, उनको बोलना, उनका बिल्कुल सिंपल आंसर होता है कि मेरे दिमाग में जो है बस अभी जो है शॉन ओमैली है, एंड जब मैं जीत जाऊंगा तो फिर मैं बात करूंगा। हर क्वेश्चन का आंसर करना ज़रूरी नहीं है। एक बात और, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं किस फाइट का एनालिसिस करूं, तो मैंने 2 फाइट जो है सत्या के कहने पे और 2-3 और सब्सक्राइबर थे उनके कहने पे, सेकंड फाइट जो है ऑनर डैलन वाली फाइट है जिस पे हम बात करेंगे। बट एक फाइट और है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, और वो फाइट है क्रिस कर्टिस की, है ना। तो है ना, बारियो के खिलाफ। तो वो फाइट भी आप देखेगा। आई लाइक क्रिस कर्टिस वेरी मच, ही इज़ फनी और ही इज़ टफ, ठीक है ना। तो वो फाइट भी आप देखेगा। और 297 में बैंटमवेट चैंपियनशिप भी डिसाइड हो रही है, बट यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना। एक काम करेंगे अपन,
वेडनेसडे के दिन यानी कि कल मैं ना UFC 298 297 का प्रीव्यू करूंगा, यानी कि हम फाइट्स के बारे में बात करेंगे कि इन फाइट का असर क्या होगा, कि अगर कोई हारा तो क्या होगा, जीता तो क्या होगा, कहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर अपन थर्सडे फ्राइडे को एनालिसिस करेंगे या फिर फ्राइडे सैटरडे को एनालिसिस करेंगे। तो मैं काम करूंगा, जब प्रीव्यू करूंगा ना तभी मैं अपना प्रेडिक्शन दे दूंगा ये रकेल पैडिंगटन वाली फाइट के लिए, ठीक है? तो आप बने रहिएगा, क्योंकि आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस फाइट। मतलब यार, राउंडा राउजी का डिवीजन था बैंटम वेट, आज कहाँ आ गया है कि मायरा वीनो सिल्वा और रकेल पैडिंगटन टाइटल के लिए फाइट कर रही हैं। मायरा वीनो सिल्वा अभी दो दो फाइट पहले, एक फाइट पहले नंबर 10 पे थी रैंक में। यार एक और बकचोदी वाली खबर है कि सॉन स्टिकलैंड ने SMS करके, टेक्स्ट करके, अमेरिका वाले अभी भी टेक्स्ट पे है ना? एनीवेज, टेक्स्ट करके बोला कि अगर तूने जो बात बोला था दोबारा बोला तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये और वो, और धमकी दी। मैं ना इयान गैरी को जो कहा था ना, वही सॉन स्ट्रिकलैंड को कहना चाहूँगा कि दोस्त, अगर आप दूसरों का मजाक उड़ाते हो ना तो मजाक सहने की हिम्मत भी रखो, नहीं तो आप हिपोक्रेट नजर आते हो। खैर, आगे बढ़ते हैं यार, मेरे को ज़्यादा बात नहीं करनी इस बारे में। अगली खबर जो है वो, अगली खबर डेना वाइट की कर लेते हैं। डेना वाइट के बारे में 2 मिनट खबर के बात कर लेते हैं, फिर डेना वाइट और जॉन जोन्स की जो पुरानी खबर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, MVP के बारे में बात करेंगे और फिर वहाँ अपन ख़त्म करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहली खबर तो ये आप समझ लीजिए कि डेना वाइट ने नया कुछ नहीं कहा है। पुराने जो ईमेल जो बाहर आ रहे हैं ना एक एक करके, मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग हैं जो उसको कवर कर रहे हैं। पुराने जो ईमेल हैं उसके हिसाब से फर्टिडा और डेना वाइट की बात हो रही थी जब जूफा थी, एंडेवर ने खरीदा नहीं था UFC को, तब बात हो रही थी। और दुनिया भर की बातें बोल रहा है डेना वाइट उसके बारे में, जॉन जोन्स के बारे में, कि वो पीस ऑफ शिट है और उसको अपन ने बहुत सड़ा लिए हैं, और साले को कम पैसा ऑफर करो, नहीं तो फिर ऐसा होगा और वैसा होगा। उसको समझ में आना चाहिए कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना? मोनोपोली पावर है ना इनके बाप के पास। एनीवेज, तो ये इंटरनली इतनी इज्जत है जॉन जोन्स की UFC में कि पीस ऑफ शिट कहा जा रहा है उसको, और भी दुनिया भर की चीज़ें कही जा रही। एनीवेज, अब लास्ट खबर यह है कि MVP ने कहा है कि वो जो है आपके केविन हॉलैंड को हरा के टाइटल शॉट के लिए लियोन एडवर्ड्स से फाइट करना चाहता है। तो मैं कहूँगा दोस्त, ऐसा है MVP, तुम बहुत शानदार फाइटर हो और अच्छे चांस हैं कि यू कैन डिफीट आपका यू कैन डिफीट केविन हॉलैंड। देर इज़ वेरी गुड चांस। अगर आप लोगों ने MVP को नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। बट यार, थोड़ी बहुत दया करो, है ना? अगर सॉन स्टेटलैंड को हरा लेते हो ना तो एक फाइट हमको वंडरबॉय के साथ दे दो यार। वो फाइट हम कम से कम 10 साल से देखना चाहते हैं, वो दे दो। फिर तुम टाइटल के लिए लियोन एडवर्ड से फाइट करो या अपने बाप से फाइट करो, वी डोंट केयर। ओके, तो भाई ये थी खबरें, है ना? आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, हो सके तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक करिए। मेरे को अपनी ना रीच बढ़ानी है, ठीक है? हो सके तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे।